सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द कंसेप्ट यूट्यूब चैनल। इस सेशन में हम लोग जानेंगे जनरल स्टडीज़ पेपर 1 यूपीएससी का जो मेंस पेपर हुआ है 2020 का, उसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं वो कौन कौन से एरिया से प्रश्न पूछे गए हैं और इन क्वेश्चंस के जो सोर्सेस हैं वो कौन कौन से सोर्सेस हैं। सो दिस सेशन इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सौरभ पांडे। पहला प्रश्न अगर आप देखोगे तो रॉक कट आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ आवर नॉलेज ऑफ अर्ली इंडियन आर्ट एंड हिस्ट्री। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आंसर अगर आपको करना है तो सबसे पहले जो रॉक कट आर्किटेक्चर उसके बारे में आपको जानना पड़ेगा और इसके लिए आपको इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट्स करके एनसीईआरटी है उसको पढ़ना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट्स है, वहां से आपको डायरेक्ट जो आंसर है वो मिल जाएगा। क्वेश्चन भी डायरेक्ट वहीं से आपका फ्रेम हुआ है। तो रॉक कट आर्किटेक्चर कैसे एक बेसिस बना है, एक सोर्स बना है हमारे नॉलेज के लिए, इंडियन आर्ट और हिस्ट्री के प्रति जो हमारा नॉलेज है। तो जो रॉक कट आर्किटेक्चर हुआ है और उस पर जो धीरे धीरे आपका इवोल्यूशन हुआ है उससे रिलेटेड सारी जानकारी इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट्स और एंशिएंट इंडिया की जो ओल्ड एनसीईआरटी है वहाँ भी आपको ये चैप्टर मिल जाएगा जहाँ से प्रश्न आपका बना है। नेक्स्ट अगर देखोगे, पाला पीरियड इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फेज इन द हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया। ये भी ओल्ड एनसीईआरटी एंशिएंट इंडिया की है, वहाँ से आपको ये प्रश्न मिल जाएगा। ओल्ड एनसीईआरटी एंशिएंट इंडिया की है, उसको अगर आप पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन भी आपको वहां से मिल जाएगा। मतलब इसका आंसर इजीली आप कर सकते हो और इसमें हाईलाइट किया गया है कि जो पाला पीरियड है मोस्ट सिग्निफिकेंट फेस है, क्या रोल प्ले किया गया है बुद्धिज्म के डेवलपमेंट के लिए या फिर जो चेंजेस हुए हैं बुद्धिज्म के, अलग अलग जो ब्रांचेस बनी हैं उनके, उसमें क्या क्या रोल प्ले है। तो इसका आंसर आप कर सकते हो। नेक्स्ट है इवेल्युएट द पॉलिसी ऑफ लॉर्ड कर्जन एंड देयर लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन ऑन द नेशनल मूवमेंट। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, ईजी कैटेगरी के क्वेश्चन में इसको आप डाल सकते हो कि जो डिफरेंट पॉलिसीज अपनाई गई थी लॉर्ड कर्जन के द्वारा, किस तरीके से या क्या इम्पैक्ट नेशनल मूवमेंट में उसका हुआ है। अगर आप स्पेक्ट्रम भी पढ़ोगे उसमें से भी इजीली आप इसका आंसर कर सकते हो। एक क्वेश्चन है, डिस्कस द जियोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सरकम पैसिफिक जोन। सरकम पैसिफिक जो रिंग ऑफ फायर वाला एरिया है, रिंग ऑफ फायर जिसे हम कहते हैं, क्योंकि जो पैसिफिक ओशियन है, पैसिफिक ओशियन का जो आप किनारा मान लो, वहाँ पे डिफरेंट जो प्लेट्स हैं वो कन्वर्ज हो रही हैं। जैसे अगर आप ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन में देखोगे तो वो पैसिफिक ओशियन प्लेट कन्वर्ज हो रही, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका प्लेट से उधर अगर वेस्टर्न रीजन में जाओगे तो वहाँ पे दूसरे जो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं वो कन्वर्ज हो रही हैं। तो उनके जो जियो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपको पढ़ना चाहिए। तो इन जनरल अगर आप क्लास करते हो किसी भी टीचर से तो वो कवर करते हैं। और साथ में अगर नॉर्मल जैसे कई वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं और उसके जो सेशंस आप देखते हो तो वहाँ से भी इस पर अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप कर सकते हो। उसके अलावा देखा जाए तो प्रोसेस ऑफ डेजर्टिफिकेशन डज नॉट हैव क्लाइमेटिक बाउंड्रीज। अभी हाल में ही द हिंदू में ज़्यादा समय नहीं हुआ है, संडे के सेशन के अंदर एक आर्टिकल आया था और उसमें जो चेंजेस हो रहे थे सहारा एरिया में और जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज वहां पे दोनों को लिंक किया गया था और उसी पर बेस्ड ये प्रश्न आपका पूछा भी गया है। इसमें अगर आप इन जनरल जब आप पढ़ते हो, जैसे अगर आप नॉर्मल जब चीजें पढ़ते हो तो हो सकता है कि जो स्टैटिक एस्पेक्ट को पढ़ते हो तो हो सकता है आंसर को इतना अच्छा नहीं कर सको, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम्पल भी आपको कोट करना है। तो ये क्वेश्चन उसी आर्टिकल से आई थिंक 1 या 2 महीने पहले वो आर्टिकल आया था। मैंने भी आपसे संडे के सेशन में, जो संडे का द हिंदू का सेशन है, उस पर हमने डिस्कस भी किया था, जिसमें अगर आप देखोगे तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरीके से जो चेंजेस सहारा डेजर्ट के अलोंग जो चेंजेस हो रहे हैं, किस तरीके से वो रिस्पॉन्सिबल है साउथ ईस्ट एशियन रीजन में जो सूखे की स्थिति आ रही है। ये दोनों को लिंक करके एक स्टडी आपकी आई थी, उस पर बेस्ड आपका एक क्वेश्चन है। इसके अलावा अगर देखोगे, हाउ विल द मेल्टिंग ऑफ हिमालयन ग्लेशियर हैव फार रीचिंग इंपैक्ट ऑन द वाटर रिसोर्स ऑफ इंडिया। सो हिमालयन ग्लेशियर्स पर भी बहुत सारी स्टडीज़ लगातार पब्लिश हुई हैं। हिंदू के पेपर में भी लगातार आपका जो है पब्लिश हुई हैं और उसमें भी जैसे कई सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनका नॉलेज इस्तेमाल करके आप आंसर लिख सकते हो कि यहाँ पे मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स और वाटर रिसोर्सेज पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, वो आपको हाईलाइट करना था। जैसे अगर ग्लेशियर्स एक बार मेल्ट करते हैं तो वाटर जो रिवर्स में वो तेज़ी से बढ़ जाएगा, उसका अमाउंट बढ़ जाएगा और फ्लडिंग की सिचुएशन आ सकती है। लेकिन ये भी आपको बताना है कि अगर ये ग्लेशियर्स पूरे तरीके से
मेल्ट हो जाएंगे और इनका फॉर्मेशन नहीं होगा, तो आगे चल के यही सारी रिवर्स आपकी सूख जाएंगी। और कई तरीके से, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ग्लेशियर्स मेल्टिंग है, मेल्टिंग उसकी लगातार होती रहती है, तो इससे हमारा मानसून भी अफेक्ट होगा, बारिश भी आपकी नहीं हो पाएगी। और एक ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट का भी एक कंसेप्ट है, जो कि 8 नवंबर 2020 को एक आर्टिकल भी आया था, उसको भी हिमालयन ग्लेशियर से लिंक किया गया था, उसका भी आर्गुमेंट आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये सारी चीज़ें, तो ये भी द हिंदू से ही एक आर्टिकल आपके कई सारे आए हैं, 8 नवंबर 2020 में आया है, तो उसके बेसिस पर एक सेशन भी एक हिंदू के उसके ऊपर एक स्टडी आई थी, वहाँ पे भी आप देख सकते हो, मतलब वहाँ से प्रश्न आपका पिक किया गया है। यहाँ पे नेक्स्ट है, अकाउंट फॉर द प्रेजेंट लोकेशन ऑफ आयरन स्टील इंडस्ट्री अवे फ्रॉम द सोर्सेस ऑफ रॉ मटेरियल। तो ये तो बेसिक क्वेश्चन है। बेसिक क्वेश्चन का मतलब अगर जीएस पेपर 1 के लास्ट मॉड्यूल में जाते हो तो उसमें ज्योग्राफी सेक्शन में इंडस्ट्रीज के ऊपर है, तो आपको ये जो इंडस्ट्रीज है इनके लोकेशन, क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, ये सब चीज़ें आप बेसिक में पढ़ते हो, तो उसको आपको कवर करना है। दूसरी चीज़ इसमें ये भी है कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री पर भी हो सकता है अगले साल प्रश्न पूछ ले। Has caste lost its relevance in understanding the multicultural Indian society? Elaborate your answer with illustration। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड है, इसको आपको एक ऐसा किताब में सोर्स नहीं मिलेगा। यहाँ पे अलग अलग जो एडिटोरियल्स आते रहते हैं, डिस्कशंस होते रहते हैं कास्ट सिस्टम और उन पर किस तरीके से बदलाव हो रहा है, उस पर बेस्ड ही ये प्रश्न आपको देखने को मिल रहा। तो एक चीज़ जो आपको समझना है कि करंट इश्यूज और इवेंट, खासतौर से एक पेपर आपको जरूर से अच्छे तरीके से फॉलो करना चाहिए। उनके जो टॉपिक्स आप डिस्कस करते हो, खास तौर से वो हेडलाइंस नहीं, या फिर वैसा नहीं कि जैसे कि ये जो करंट अफेयर्स आप पढ़ रहे हो यूपीएससी, एसएससी, बैंक, सबके लिए एक ही सा करंट अफेयर्स है, ऐसा नहीं है। यूपीएससी में डिमांड थोड़ा सा डिफरेंट है, डिफरेंट तरीके की अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए होती है। तो यहाँ पे जो कास्ट है, कास्ट लॉस्ट इट्स रेलिवेंस इन अंडरस्टैंडिंग द मल्टीकल्चरल इंडियन सोसाइटी। एलोबरेट योर आंसर विथ इलस्ट्रेशन। इसको आपको विथ एग्जाम्पल के रूप में हाईलाइट करना है और ये बताना है कि किस तरीके से कास्ट सिस्टम है। देखो पहले के समय में जो कास्ट सिस्टम था वो ऑक्यूपेशन बेस्ड था, लेकिन अब धीरे धीरे अगर देखा जाए वो एक आइडेंटिटी के रूप में कैरी किया जा रहा है। कास्ट सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, इंडिया जो एक मल्टीकल्चरल एक सोसाइटी है जिसपे डिफरेंट कल्चर्स है, और उस कल्चर की अगर सोर्स की बात करें तो डिफरेंट कास्ट सिस्टम जो इंडिया में, डिफरेंट कास्ट जो इंडिया में है, डिफरेंट रिलीजन जो इंडिया में है, वो अलग अलग तरीके से डिफरेंट कल्चरल सिस्टम को भी फॉलो आप कह सकते हो कि कर रहे हैं। और दो तरीके की पॉइंट्स आपके आ रहे हैं। एक तरफ यह है कि जहां पे कास्ट एक आइडेंटिटी के रूप में देखने को मिल रहा है, पॉलिटिसाइजेशन भी लगातार हो रहा है, पोलराइजेशन भी सोसाइटी के अंदर हो रहा है, और दूसरी तरफ एक एंगल ये भी आता है कि जो कास्ट है वो एक बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन और दूसरी चीजें हैं उसकी वजह से इसका रिलेवेंस भी रिड्यूस आपका होता जा रहा है। तो अगर कास्ट सिस्टम और रिलेटेड जो कल्चर है किसी कास्ट से अगर वो धीरे धीरे इरोड होता जाएगा तो कहीं ना कहीं जो हमारी मल्टीकल्चरल इंडियन सोसाइटी है उसमें भी सर्टेन चेंजेस या कमी आपको देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट है कोविड-19 पैंडेमिक। इस पर भी बहुत सारे आर्टिकल्स अगर आप देखो आए थे कि किस तरीके से क्लास इनइक्वालिटीज, क्योंकि कोविड-19 इस पैंडेमिक के दौरान वही लोग फ्लरिश कर पा रहे थे, प्रॉस्पेरस हो पा रहे थे जो एक प्रकार से अगर आप देखो जिनके पास रिसोर्सेज थे और जिनके पास ऑलरेडी रिजर्व्ड रिसोर्सेज थे। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर इकोनॉमिक क्राइसिस की सिचुएशन उन्हें फेस करनी पड़ी। हेल्थ एक्सपेंडिचर जो है वो एक प्रकार से वी कैन से कि हेल्थ एक्सपेंडिचर उनका लगातार बढ़ा है इस पैंडेमिक की वजह से। और कई सारे ऐसी जो सर्विसेज हैं क्योंकि पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप नहीं था, इस वजह से उनका जो हेल्थ एक्सपेंडिचर बढ़ा है, वो गरीबी में गए हैं, अपनी जॉब जो लॉस हुई है उस वजह से गरीबी में गए। तो इस पर बहुत सी रिपोर्ट्स भी आपकी आई थी। तो ये भी करंट इश्यूज और इवेंट से ही रिलेटेड टॉपिक है। हाल फिलहाल लॉकडाउन के बाद बहुत से आर्टिकल्स आपके इस पर आए हैं। Do you agree that regionalism in India appears to be the consequence of rising cultural assertiveness? बहुत से ऐसे इश्यूज है। देखो यहाँ पे आपको बेसिक पॉइंट समझना पड़ेगा, रीजनलिज्म क्या है वो तो आपको जानना ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि जो एक कल्चरल जो हम एक अपने कल्चर जो डिफरेंट कल्चर जिसका मतलब आप कह सकते हो वे ऑफ लाइफ है। इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे एरियाज में जो कल्चरल कंटेक्स्ट हो वो वेरी करते हैं, डिफरेंट रीजन रिलीजन की अगर आप बात करो या फिर कास्ट सिस्टम, लैंग्वेज, फूड
फूड हैबिट, बहुत से ऐसी चीज़ें हैं। और चाहे ये जो डिफरेंट कल्चरल कंटेक्स्ट है, उस वजह से आपको सोसाइटी के विद इन भी बहुत तरीके के जो डिविजन्स है, वो डिविजन्स भी आपको देखने को मिलते हैं। तो ये जो रीजनलिज्म है, रीजनलिज्म इसका मतलब जो एक रीजन है, जो एक प्रकार का जो ये रीजन है, ये रीजन का बेसिस बन गया है एक कल्चरल असर्टिवनेस। मतलब आप अपने कल्चर के प्रोमिनेंस को बढ़ाना चाहते हो, और वो एक रीजनलिज्म के लिए एक कंटेक्स्ट बन गया है। जैसे अगर आप साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया में जाओ, अगर साउथ इंडिया में जाओ तो अभी कुछ समय पहले ही बेंगलुरु या कर्नाटका में अगर आप बात करो तो एक सेपरेट फ्लैग की बात, मतलब उस समय पॉलिटिसाइजेशन उसका हो रहा था। तमिलनाडु में जाओ तो लैंग्वेज की बात हो रही थी कि है ना, वहाँ पे एंटी हिंदी प्रोटेस्ट भी आपका सब चलता रहता है। तो एक जो कल्चरल असर्टिवनेस है वो भी रीजनलिज्म का एक बेसिस बन गया। इस पर आप हाईलाइट कर सकते हो, और ये भी इसके अपोजिट भी एक दो पॉइंट्स भी मेंशन आप कर सकते हो। फिर है इंडियन फिलॉसफी एंड ट्रेडिशन प्लेड एन सिग्निफिकेंट रोल इन कंसीविंग एंड शेपिंग द मॉन्यूमेंट्स एंड देयर आर्ट्स इन इंडिया। इस पर मतलब डिफरेंट समय में अलग अलग डिफरेंट फिलॉसफीज जो आपकी आई हैं, उन्होंने इंडियन मॉन्यूमेंट्स आर्ट्स की अगर बात की जाए तो उसको शेप किया है। तो यहाँ पे भी अगर आप इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट्स वाली एनसीईआरटी पढ़ते हो, और जो ओल्ड एनसीईआरटी है अगर आप उसको पढ़ते हो एंशिएंट इंडिया की, तो इजीली इसको आंसर आप कर सकते हो। फिर इसी तरीके से पर्शियन लिटरेरी सोर्सेस, ये भी ओल्ड एनसीईआरटी से जो टॉपिक है, और एनआईओएस है, उस पर भी ये सोर्स एनआईओएस जो कल्चर के ऊपर है, तो उसको भी अगर आप पढ़ोगे तो ईजिली आप इसको आंसर कर सकते हो। ये भी आसान नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास कंटेंट नहीं है तो फिर बहुत ही जो आंसर आप लिखोगे वो इतना अच्छा नहीं रहेगा। तो ये एनआईओएस है, इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट्स है, और खासतौर से जो ओल्ड एनसीईआरटी है, मिडिवल इंडिया वाली भी जो कल्चर वाला टॉपिक है, उसको भी अगर आप सेलेक्टिव पढ़ोगे, खासतौर से मिडिवल इंडिया वाली जो ओल्ड एनसीईआरटी, उसमें जो कल्चर वाले चैप्टर्स उसमें 2 फेस में दिए हुए हैं, उनको आप जरूर से करो। वहीं से ये प्रश्न आपका पूछा गया है। सिंस द डिकेड ऑफ द 1920s द नेशनल मूवमेंट एक्वायर्ड वेरियस आइडियोलॉजिकल स्ट्रैंड्स एंड देयर बाय एक्सपेंडेड इट्स सोशल बेस। तो ये अगर देखोगे तो 1920 के बाद से सिंस द डिकेड ऑफ द 1920s द नेशनल मूवमेंट एक्वायर्ड वेरियस आइडियोलॉजिकल स्टैंड्स एंड देयर बाय एक्सपेंडेड इट्स सोशल बेस। तो यहाँ पे 1920s के बाद अगर आप प्रॉपर तरीके से स्पेक्ट्रम भी पढ़ लेते हो तो इसको आंसर कर सकते हो, क्योंकि 1920 के बाद से जैसे इंडियन सोसाइटी में भी सोशलिज्म कम्युनिज्म तेजी से ग्रो, ये आइडियोलॉजिकल जो है आउटसाइड वर्ल्ड का जो इन्फ्लुएंस है, आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस है, वो देखने को मिला था। और सेपरेट जैसे आपके फार्मर के लिए एसोसिएशन बनने लग गई, वर्कर के लिए एसोसिएशंस जो है बनने लग गए, और वो अपना आइडियोलॉजिकल इंक्लिनेशन मतलब दिखाना शुरू कर दिए। तो ये जो एक आइडियोलॉजिकल वी कैन से आइडियोलॉजिकल जो डिफरेंसेस थे और जो विजिबिलिटी है, आइडियोलॉजिकल विजिबिलिटी, वो आपकी इंक्रीज होती चली गई। ये एक एंगल है, इसको अगर आप ढंग से पढ़ते हो, स्पेक्ट्रम भी ढंग से पढ़ते हो और थोड़ा एनालाइज करते हो, इजिली आंसर कर सकते हो। फिर है इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर कैन प्रोवाइड वाइबल सॉल्यूशन टू द मल्टी डायमेंशनल इंटर रिलेटेड प्रॉब्लम ऑफ ड्रॉट, फ्लड, इंटरप्टेड नेविगेशन क्रिटिकली एग्जामिन। अब देखो इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स पर देखोगे तो 4 मार्च 2020 को भी आर्टिकल एक आया था, उस पर भी एक मतलब उस पर सरकार ने कुछ कदम उठाया था कि इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर से रिलेटेड। तो अभी ये क्या है कि कई सारी प्रॉब्लम्स है, तो आपको यहाँ पे इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर कैसे ड्रॉट, फ्लड को आप कह सकते हो कि इन प्रॉब्लम्स को कम करने में हेल्प कर सकते हैं, नेविगेशन को हेल्प कर सकती है, मतलब फैसिलिटेट आपकी कर सकती है। लेकिन एक एंगल आपको ये भी बताना है कि अगर हम इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर करेंगे तो उसके इकोलॉजिकल इंपैक्ट क्या हो सकते हैं। एक पॉइंट मैंने आपसे एक स्टडी डिस्कस की थी कि किस तरीके से अगर आप इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर करते हो तो जो पानी है, जो फ्रेश वाटर समुद्र में जाता था बे ऑफ बंगाल रीजन में, और उसकी वजह से जो सैलिनिटी है वो आपकी पानी की रिड्यूस हो जाती है, और इस सैलिनिटी रिडक्शन की वजह से जो मॉनसून है वो आपका बनता है, प्रॉपर सन की हीटिंग से मॉइस्चर जनरेट होता है और मॉनसून बनता है। लेकिन अगर वो फ्रेश वाटर नहीं जाएगा तो सैलिनिटी बढ़ेगी, और सैलिनिटी अगर बढ़ेगी तो उस वजह से फिर पानी जो है मतलब सैलिनिटी बढ़ने की वजह से जो लाइट पड़ रही है पानी पे वो रिफ्लेक्ट ज़्यादा होगी, एब्जॉर्व कम होगा, मॉइस्चर नहीं बनेगा, तो इससे सूखे की स्थिति और बढ़ सकती है। तो इस तरीके के कुछ पॉइंट्स भी आपको हाईलाइट करना है कि जो इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर है वो किस तरीके से, जैसे कई सारे प्रोजेक्ट की बात भी आप कर सकते हो, कई लिंकेजेस के बारे में, तो इस पर भी बहुत सारे आर्टिकल्स आपके आए, केन बेतवा इंटरलिंकेज, क्या इसके इंपैक्ट है, हिंदू में बहुत सारे आर्टिकल्स लास्ट 1 ईयर में आपको देखने को मिले हैं। अकाउंट फॉर ह्यूज फ्लडिंग ऑफ मिलियन सिटीज इन इंडिया इंक्लूडिंग द स्मार्ट वन लाइक हैदराबाद, Pune suggests is lasting
रेमेडियल मेजर्स, यहाँ खास तौर से आपको एनडीएमए की गाइडलाइंस को पता होना चाहिए। तो ये हमने मतलब हिंदू में भी आपका ये आर्टिकल्स आए तो इसमें अर्बन फ्लडिंग भी हमने डिस्कस की हुई थी। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक टॉपिक था स्पॉन्जी सिटीज, 31 अक्टूबर 2020 को एक आर्टिकल आया था स्पॉन्जी सिटीज, उसमें बहुत अल्टीमेट सोल्यूशन दिए थे। हैदराबाद फ्लड नाम से एक आर्टिकल आया था 16 अक्टूबर 2020 को, तो वहाँ से ये प्रश्न आपसे पूछा भी गया है। तो वहाँ से अगर आप ढंग से पढ़ते हो तो ईजिली आंसर कर सकते हो इसका कंटेंट, क्योंकि स्टैटिक में इसके कंटेंट इजीली कवर नहीं होते हैं। इंडिया हैज इम्पेंस पोटेंशियल, अब ये भी एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर इसकी अगर आप बात करते हो तो इस पर भी अभी फिलहाल के लिए कुछ समय पहले जैसे क्लाइमेट एम्बिशन समिट भी आपकी हुई थी और उसमें भी चर्चा हुई थी कि सोलर एनर्जी के लिए इंडिया का जो फोकस है, खासतौर से अगर आप देखो तो इकोनॉमिक सर्वे में भी डेटा आपको मिल जाएंगे सोलर एनर्जी के ऊपर, और जो वेरिएशन है अलग अलग रीजनल वेरिएशन है। रीजनल वेरिएशन की अगर बात की जाए, जो रीजनल वेरिएशन उसमें नेचुरल फैक्टर्स, आर्टिफिशियल फैक्टर्स भी है, मतलब ह्यूमन मेड फैक्टर्स भी हैं, नेचुरल फैक्टर्स भी हैं, तो उनको ध्यान में रखना है और उसको ध्यान में रख के आपको लिखना है। तो इस पर थोड़ा स्टैटिक का नॉलेज जो है, इंडिया में सोलर एनर्जी का कहाँ कहाँ कैसा कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, और साथ में जो आपके करंट में चीज़ें चल रही हैं उनको कंबाइन करके आप इसको लिख सकते हो। अब स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज की बात की गई है और इट्स रिजल्टेंट इंपैक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज, क्या इसका इंपैक्ट होगा क्लाइमेट चेंज के ऊपर। अगर आप एक आर्टिकल पढ़ोगे, मतलब जैसे आई थिंक 19 जनवरी 2020 को आया था, और इसमें एमपी फोकसेस ऑन रिवाइविंग थ्रेशोल्ड ट्री स्पीसीज, और बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स आए थे। तो यहाँ पे हमारे डिफरेंट जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं, तो जैसे अगर आप स्टेटस फॉरेस्ट रिपोर्ट भी पढ़ते हो जो कि न्यूज़ में थी भी, है ना, तो ये जो रिपोर्ट है अगर पढ़ते हो तो ये तो स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्स ऑफ इंडिया को आप लिख सकते हो। अब किस तरीके से क्लाइमेट चेंज को ये इसका इंपैक्ट है, तो अगर अभी फिलहाल जो स्टेटस है वो स्टेटस इसको आप हाईलाइट करोगे कि किस तरीके से डिफॉरेस्टेशन तेजी से बढ़ता जा रहा है, और उस वजह से जो वहाँ के आसपास के जो क्लाइमेट है वो चेंज हो रहा है। और हाल में अभी एक पॉइंट भी आया था, माइक्रो क्लाइमेटिक जोन्स क्रिएट हो रहे हैं, और ये भी डेटा आप हाईलाइट कर सकते हो। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं क्योंकि वहाँ के वेजिटेशन पे इतना इंपैक्ट पड़ा है, जिस वजह से वो खुद में एक माइक्रो क्लाइमेटिक जोन के रूप में कन्वर्ट हो रहे हैं। और ये भी आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं कई सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पहले फ्लड आ रहा है वहाँ ड्रॉट आने लगा, जहाँ ड्रॉट है वहाँ फ्लड आने लगा। ये क्यों है? क्योंकि वहाँ के प्रिवेलेंट जो वेजिटेशन है उस पर चेंजेस आपके लगातार हो रहे हैं। ये सब बातें आप कई सारी स्टडी आपके आई हैं और द हिंदू में ही पब्लिश हुई, इसको आपको ध्यान में रखना है। इस डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिज्म इन इंडिया अंडर थ्रेट ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन को तो आपको ढंग से पढ़ना चाहिए। ग्लोबलाइजेशन पर भी कई आर्टिकल्स द हिंदू में आए हुए हैं, बिकॉज आई हैव बीन टेकिंग द हिंदू सिंस लास्ट ऑलमोस्ट 2 ईयर्स हो चुके हैं। तो ये टॉपिक्स एकदम अगर देखो ढंग से अगर आप पढ़ते हो तो ये वैसे भी आंसर आप कर सकते हो। और ये जो डाइवर्सिटी और प्लूरलिज्म, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन एक यूनिफॉर्मिटी की तरफ भी लेकर जाते हैं, एक कल्चरल होमोजेनाइजेशन की तरफ लेकर जाते हैं। सर्टेन वैल्यू सिस्टम जैसे जो वेस्टर्नाइजेशन की वजह से जो हमारी डाइवर्स कल्चरल एस्पेक्ट है उस पर बदलाव हो रहा है। लेकिन आप ये भी हाईलाइट कर सकते हो कि जरूरी नहीं है कि ये हो रहा है, हमारे भी कल्चर है बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी और जो रिफॉर्म्स हैं वो भी देखने को आपको मिल रहा है कई लेवल पे, चाहे लैंग्वेज, रिलीजन या कई सारी ऐसी चीज़ें जो हम लोग फूड हैबिट्स हमारी हैं वो और जगहों पे एक्सेप्ट भी की जा रही हैं। दिस इज ओनली हैपनिंग बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। फिर है कस्टम एंड ट्रेडिशन सप्रेस रीजन लीडिंग टू ऑब्सक्यूरेंटिज्म। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कुछ समय पहले देखोगे तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक 9 जज बेंच वो क्रिएट किया था और उसमें बहुत सही बातें थी, जैसे टेम्पल एंट्री पर ही बातचीत हुई थी। तो वहाँ पे क्या है कि जब हम रीजनिंग की बात करते हैं, रीजन्स मतलब ये रीजंस को सप्रेस करते हैं कस्टम और ट्रेडिशन। तो यहाँ पे 2 बातों पर आप चर्चा करोगे। एक तो ये है कि हाँ करते हैं, दूसरा ये भी ध्यान में रखना है कि ये जो रीजन हम बेसिस बना रहे हैं वो बेसिस क्या है। रैशनैलिटी की अगर हम बात करते हैं तो ये जो कस्टम और ट्रेडिशन हम अगर फॉलो करते हैं तो उसको अपोज करने के लिए किस रैशनैलिटी को हम अपनाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है। तो उस रैशनैलिटी का बेसिस क्या है, जैसे अगर कोर्ट ने भी कई बार हाईलाइट किया है कि जैसे जो रिलीजन की अगर सिंपल सा आप एग्जांपल लो और दूसरे भी एग्जांपल ले सकते हो, जिसमें ये कहा गया है कि एसेंशियल पार्ट किसी रिलीजन का क्या है, इसको कैसे डिटरमाइन किया जाए। तो वो आपको समझना है कि कस्टम और ट्रेडिशन जो चल रहा है उस पर रिफॉर्म्स तो जरूरी है क्या, या फिर हमारे जो प्रेजेंट वैल्यू सिस्टम है वो कस्टम ट्रेडिशन से अगर वेरिएशन हो रहे हैं तो क्या वेरिएशन का मतलब ये हम कह सकते हैं कि वो हमें कहीं ना कहीं एक इरेशनैलिटी की तरफ लेकर जा रहे हैं। इन पर आपको थोड़ा सा चर्चा करनी है। अब यहाँ पे डिजिटल इनिशिएटिव, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर लगातार आर्टिकल आए थे। ई लर्निंग पर एक आर्टिकल आपका आया था 23 सितंबर 2020 में। उस बेसिस पर आप पता कर सकते हो, लिख सकते हो, मतलब कि किस तरीके से ये डिजिटल इनिशिएटिव
इनिशिएटिव इंडिया में कंट्रीब्यूट किया है। अब इसमें आप बहुत सी बातें हाईलाइट कर सकते हो, डिजिटल इनइक्वालिटी, डिजिटल जो पेनिट्रेशन की कमी है, डिजिटल हैव्स, डिजिटल हैव नॉट्स, ये है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉपर की जो कमी है, ये सब बातें आप, बहुत सी बातें आप इस पर मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब बातें हैं, ध्यान में रखना है। अनअकैडमी में आप मुझसे जुड़ सकते हो, आई-टेक एग्रीकल्चर ऑप्शनल, तो ये कोड इस्तेमाल करो एसपी लाइव, जैसे ही कोड इस्तेमाल करोगे अमाउंट विल रिड्यूस बाय 10%। बहुत सारे बैच कोर्सेज भी आपके लॉन्च हुए हैं और आप कंबाइन कॉम्बो ले सकते हो जीएस और ऑप्शनल का, दोनों का ही। और आपको आइकॉनिक भी यहाँ पे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जीएस और ऑप्शनल मिला के लेते हो तो इसमें आपको मेंटर भी असाइन होते हैं। 1 ईयर 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो कोड यूज करोगे, अगर कोड यूज नहीं करोगे तो इतना पे करना पड़ेगा। कोड यूज करोगे SPLIV अमाउंट इतने से रिड्यूस हो जाएगा। और ये जो कोड यूज करते हैं, ये जो अमाउंट है, इतने सारे सब्जेक्ट जो आपको पढ़ने हैं, सारे सब्जेक्ट आप कर सकते हो इंक्लूडिंग ऑप्शनल और सब कुछ। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज और सब कुछ इन्वॉल्व इसमें है। अगर इसको आप डिवाइड करोगे जितने सब्जेक्ट्स आपको पढ़ना है तो ये बहुत कम पड़ेगा। घर बैठे आप प्लान प्रिपरेशन कर सकते हो इंडिया के टॉप एजुकेटर से। तो आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। द कंसेप्ट चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर से करें और शेयर जरूर से करें। थैंक यू एवरीवन एंड लेट्स क्रैक इट।